गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग में बाधाएं, जिसमें कि हम पार्ट एक फर्स्ट यानी कि इसके पहले वाले पार्ट के अंदर हम इसकी कुछ बाधाओं को देख चुके थे। आज हम पार्ट सेकंड के अंदर बची हुई कुछ बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के मार्ग में कोई एक या दो बाधाएं नहीं हैं। कहीं हम केवल अभिभावकों को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, ना ही सरकार और उसकी नीतियों को दोषी ठहरा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि शिक्षा के प्रति लोगों के रुझान या उनकी पहुंच तक पहुंचने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो इसमें अगली जो हम इससे पहले 10 बाधाओं के बारे में बात कर चुके थे, उसके बाद की बाधाओं से बात करते हैं कि दूषित सरकार की दोषपूर्ण नीतियां। सरकार की दोषपूर्ण नीतियां, ठीक है। अगली जो बाधा है वो सरकार की दोषपूर्ण नीतियां है। अब सरकार की दोषपूर्ण नीतियां कैसे हो सकती हैं कि जैसे हमारे शिक्षा आयोगों के द्वारा सिफारिशें की गई और फिर उनसे संबंधित नीतियों का निर्धारण किया गया। अब सिफारिशें क्या की गई, नीतियों का निर्धारण क्या किया गया, इन दोनों की समझ में फेर हो जाता है। नीति निर्धारक कभी ग्राउंड लेवल पर यानी कि जो कि मूल रूप से शिक्षा की जो नीतियों का निर्माण करना होता है वो करना होता है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोग तो वैसे ही शिक्षा के प्रति वातावरण या सामाजिक वातावरण या कि शहरी वातावरण से ही प्रभावित होकर वो शिक्षा के प्रति सजग रहे। लेकिन प्रॉब्लम समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जो कहना चाहिए कि समस्याएं क्या हैं, उनसे अनभिज्ञ एसी कमरों में बैठकर नीतियों का निर्धारण होता है। तो ऐसे में कई बार होता है कि जिन क्षेत्रों के लिए नीतियों का निर्धारण किया जा रहा है उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना उन नीतियों के लिए संभव नहीं होता। इसीलिए ये दोषपूर्ण नीतियां मतलब जो नीति बनाई जाती है ये दोषपूर्ण होती है। दूसरी बात इसमें नेक्स्ट जो आता है दूषित राजनीतिक प्रभाव। दूषित राजनीतिक प्रभाव यानी कि यहाँ पर अगली बात जो आती है वह आती है दूषित राजनीतिक प्रभाव की। कि राजनीतिक प्रभाव जैसे कि आज एक पार्टी जीतकर वो शासन सरकार बनाए तो उन्होंने अपनी व्यवस्था अपनी मतलब भूतकाल की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो जिसे महत्व देते हैं उन्हें पाठ्यक्रम में जोड़ देते हैं। फिर वो सरकार बदलती है, दूसरी सरकार आती है तो वो यही करती है। राजस्थान की जो राजस्थान बोर्ड में अक्सर यही देखने को मिलता है कि यहाँ की जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें कभी वीर सावरकर को जोड़ दिया जाता है, कभी उनको हटा दिया जाता है। सरकार की अपनी जो राजनीतिक जो उठापटक है वो शिक्षा से प्रभावित होती है। फिर और भी कई कारण होते हैं कि दूषित राजनीति के अच्छे शिक्षक को वहाँ से ट्रांसफर कर देना, कि उसको यहाँ नहीं रखना है कहीं और भेज देना है, या मतलब बहुत सारे ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं जो कि शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग की बहुत बड़ी बाधाएं हैं। अगला है राष्ट्रीय समस्याएं बाधा। राष्ट्रीय समस्याएं बाधा। बहुत सारी ऐसी राष्ट्रीय समस्याएं हैं जैसे कि आप किसी प्रकार की कोई आपदा आ गई या कोई ऐसी घटना घटित हो गई जिसकी वजह से वहाँ का वातावरण समाज सभी प्रभावित हुआ। कोई एक जैसे कि युद्ध काल आ गया तो युद्ध की वजह से वहाँ का जो आसपास का वातावरण है वो सारा युद्ध स्थल और उसकी गतिविधियों से संबंधित जो माहौल है वह प्रभावित होता है। अब जैसे सेना का मूवमेंट हो रहा है तो बच्चों के लिए वो एक आकर्षण का केंद्र होता है, तो वो शिक्षा की तरफ जाने के बजाय उस काफिले को देखने में या उसकी मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। इसी तरह से
और भी कई ऐसी राष्ट्रीय समस्याएं हैं जो कि उसके मार्ग में बाधा उपस्थित करती हैं या बाधक बनती हैं। फिर अशिक्षित अप्रशिक्षित शिक्षक शिक्षा अधिकारी, अप्रशिक्षित शिक्षा अधिकारी, अप्रशिक्षित शिक्षा अधिकारी यानी कि शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षित ना होना, जैसे नीति बनाने में है या नीति क्रियान्वयन में है, उनको उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं होती और उसको किस तरह से क्रियान्वित करना है उसके बारे में, वो सही योजना मतलब किस तरह से किया जाना चाहिए उसके बारे में उनको प्रशिक्षण नहीं होता। कई बार जो अधिकारी होते हैं वो स्वयं ही, जैसे कि बीएड एक शिक्षक के लिए बीएड या एसटीसी का होना अनिवार्य, कई बार वो प्रशिक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। एक अन्य तरह मतलब कहना चाहिए कि प्रमुख होकर वो उस तरह से प्रमोशन के माध्यम से एक अधिकारी के पद पर पहुंच जाते हैं और वो उसमें नीति निर्धारण में सहयोग करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं या अधिकारी होते हैं जो चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए भी हैं लेकिन हर चीज का उन्हें जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो अब जो उस कंप्यूटर से रिलेटेड कोई नीति बना रहा है, भले ही चाहे वो शिक्षा जगत से जुड़ा है, लेकिन उसे उस कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं है, तो निश्चित है कि उसके बारे में उसको कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है और वो उससे रिलेटेड अगर कोई नीति का निर्धारण करता है या उसी किसी नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो उसके लिए एक बाधक का प्रश्न बन जाता है। इसीलिए अप्रशिक्षित अधिकारी भी इसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। परंपरागत शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां जो हमारी परंपरागत शिक्षण विधियां हैं, है ना, वो भी एक मार्ग की बहुत बड़ी बाधा है। परंपरागत शिक्षण विधि क्या है? रीडिंग करी हो गया चैप्टर पूरा, व्याख्या करी हो गया चैप्टर पूरा, ये चीज बालक के लिए शिक्षा को अरुचिकर बनाती है, ये भी बाधा का कारण है। फिर है अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम, अमनोवैज्ञानिक अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम क्यों? क्योंकि यहाँ पर बालक की रुचि योग्यता और क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना शिक्षक की आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। यानी कि शिक्षक कैसे कराएगा, क्या कराएगा, उस चीज पर ध्यान होता है। बालक के लिए क्या उसमें क्रियात्मक पक्ष होने चाहिए, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको उसमें सम्मिलित करके और रोचक बनाया जा सकता है, इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए यह एक तरह से अमनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम का रूप धारण कर लेते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बाधक है। फिर अगला है कुप्रथाएं। कुप्रथाएं, समाज की कुप्रथाएं भी बालक के मार्ग की बाधाएं होती हैं, इसीलिए ये बालक को शिक्षा से जुड़ने नहीं देती हैं या बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो कि बालक के मार्ग की बाधाएं बन जाते हैं, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, जाने नहीं देंगे या कुछ अन्य बात हो जाना, तो उसकी वजह से एक जो अंधविश्वास को रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं वो भी इसके मार्ग की बाधाएं होती हैं। फिर है अशिक्षित माता पिता, अशिक्षित माता पिता शिक्षित ना होना जिसकी वजह से वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं और बालक की शिक्षा के प्रति वे उदासीन रहते हैं, यह भी शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग की बाधा है। विद्यालयों के दुर्गम स्थल रास्ते, विद्यालयों के दुर्गम दूर दराज के इलाकों में होना, बहुत सघन एरिया में, मतलब बहुत दूर होना, बच्चे बहुत सघन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर भी
बीहड़ है, वहां से निकल कर आना या एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए कोई नदी को पार करना। बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर कई बार हम ये देखते हैं कि जैसे बच्चों को विद्यालय जाने के लिए रेल की पटरियों को पार करके जाना पड़ता है, रेल के पुल को पार करके जाना पड़ता है, रेलवे पुल को, और एक ही रेलवे पुल होता है, ऐसे में उसको पार करके बालक जाता है। और बालक यदि रेलवे पुल के ऊपर ट्रेन आ जाती है तो फिर बालक का क्या है। तो यानी कि इस तरह के बहुत सारे दुर्गम रास्ते होते हैं, उस वजह से भी कई बार माता पिता अपने बालकों को विद्यालय तक भेजना पसंद नहीं करते हैं। फिर अप्रेम अवरोध की समस्या। अब जैसे दुर्गम स्थानों पर विद्यालय है तो माता पिता बालक की शिक्षा बीच में ही अधूरी छुड़वा देते हैं, यानी कि अब तक की शिक्षा पर किया गया व्यय अपव्यय हो जाता है। अवरोध बालक का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में या तो किसी विषय विशेष में कमजोर होना या अन्य किसी प्रकार की समस्या के कारण बार बार फेल होना, जैसे उसको स्वास्थ्य की वजह से भी वो अस्वस्थता भी उसकी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे कि वह बार बार फेल हो जाता है, यानी कि उसकी शिक्षा में बार बार अवरोध उत्पन्न होते हैं। यह भी एक तरह की बाधा है। फिर बाद में भारत की विभिन्न भाषाओं का प्रचलन। भारत में विभिन्न भाषाओं का प्रचलन। भारत में विभिन्न भाषाओं का प्रचलन यानी कि भारत में कोई एक भाषा नहीं बोली जाती, इसमें अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसे में भी जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बालक जाता है तो निश्चित है कि वहां की भाषा को वो समझ नहीं पाएगा, तो वह भी उसके लिए एक बहुत बड़ी बाधा होती है। इसीलिए विभिन्न भाषाओं के प्रयोग भी भारतीय सार्वजनिक शिक्षा के सार्वजनिक कार्य में बाधा उपस्थित करती है। आशा करती हूँ मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको एक प्रश्न करना है कि शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पड़ी घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखिए। ऊपर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।